मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और ना कुछ सुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी में ना कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है हमें। ज़िंदगी फूलों की कोई सेज नहीं होती है जहाँ पे कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी कोई ना कोई कीमत चुकाना ना पड़े। मेहनत करना पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है और सबसे बढ़कर अपने मकासद का अहदाफ ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में कामयाबी हम लोग चाहते हैं ना तो अपनी मंजिलों का तायुन करें सबसे पहले और फिर अपनी जान लगा दें उन मंजिलों को हासिल करने के लिए, क्योंकि जब आपकी मंजिलें आपके कदमों में होंगी तो जो खुशी और सुकून आपको महसूस होगा वो ना सिर्फ आपको महसूस होगा बल्कि जो आपके चाहने वाले भी हैं ना उस कामयाबी पर अश अश कर उठेंगे। तो जनाब ज़िंदगी को ना कामयाब बनाने के लिए खूब मेहनत करना चाहिए हमें और कामयाबी हासिल करनी चाहिए और फिर भरपूर तरीके से उस कामयाबी को एंजॉय भी करें और तभी मज़ा आता है उस कामयाबी को एंजॉय करने का या फिर उस फतह को जो है सेलिब्रेट करने का। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है कि अपने मकासद को आप लोग जाने कि हमने आगे बढ़कर ज़िंदगी में करना क्या है, फिर उस पर डट जाएं, फोकस हो जाए कि अब हमने इसको अचीव करके ही रहना है। उसके लिए दिन रात मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा सिला आपको मिलेगा, क्योंकि जितना गुड़ डालते हैं, जितना मीठा डालते हैं, उतनी ही कहते हैं कि अच्छी चीज़ हमारे सामने आती है। तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जनाब उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी कर लेते और अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जैसे मैं बात करी थी मौसम के हवाले से, तो मौसम काफ़ी हद तक ना गर्म हो चुका है और मौसम गर्मा में आपको पता है मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है वैसे वैसे लीमू पानी, आलू बुखारे का शरबत, सत्तू और इमली के शरबत समेत दीगर कई इक़साम के मशरूबात है जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है हमारी लाइफ में या डेली रूटीन में। और हम सब अपनी अपनी पसंद का मशरूब इस्तेमाल करते हैं और माह सयाम में तो इफ्तार और दस्तरखान उनके बगैर वैसे ही अधूरे समझे जाते हैं। तो इन मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपनी सेहत का भी जनाब आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि इन तमाम तर मशरूबात में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि बेजा इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हमारी सेहत के लिए किसी सूरत भी मुफीद नहीं है। बल्कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ऑटो इम्यून बीमारियों को जन्म देता है। तो ये बीमारियां क्यों जन्म लेती हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, इससे मुंसलिक बहुत से सवालात करेंगे। आज के मेहमान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तारिक मियां है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब पहले तो सबसे बताइए कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हम लोग गर्मी में ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और उनमें चीनी डाली जाती है, तो ज़्यादा चीनी हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मौसम के हिसाब से और रमज़ान के हिसाब से आपका मौजू बड़ा ज़बरदस्त है जी। बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो हमारी ग़िज़ाइयत है उसमें 3 बेसिक कंटेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट है। ठीक है। बाकी मिनरल और विटामिन्स हैं वो ज़रूरी है, लेकिन मेन ये 3 है। अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का या रिफाइंड जैसे शुगर होगी, इस तरह की बाकी चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे जिस्म में एकदम से शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, ठीक है। जो ही वो हाई होता है तो साथ ही इंसुलिन रिलीज होती है उसको हजम करने के लिए। अब ये है कि हमारी बॉडी की नीड जो है वो बहुत थोड़ी है शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है और पूरे जिस्म को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें जिसमें चीनी होगी और ये रिफाइंड शुगर, उससे क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए यूज़ होनी वो तो हो जाती है, लेकिन 70-80% जो हमने एक्स्ट्रा ली होती है वो फैट की शक्ल में आपके जिगर में, आपके पेट पे और आपकी खून की नालियों में और बाकी पूरे जिस्म पे वो जमा हो जाता है। अच्छा, मतलब वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इस पे जो समझने वाली बात है कि जो हम शुगर कंटेंट को बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आपका इंसुलिन लेवल नेचुरली उतना बढ़ता है। अच्छा, हमारे जिस्म को जितनी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता
जैसे हम किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल करें तो उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इसको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये मेन काज है हमारी शुगर की, हमारे ब्लड प्रेशर की, खवातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, तो ये और मोटापा जो है। ठीक है जी। अब जब ये मोटापा आएगा तो मोटापा पहले तो इसको बीमारी नहीं समझा जाता था, लेकिन अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाकायदा बीमारी डिक्लेयर कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि इसी के साथ कैंसर भी मुंसलिक है मोटापे के साथ, और इसी के साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी जो है वो इसके साथ मुंसलिक है। और हमने अच्छा इसका तोड़ क्या है, मतलब रमज़ान का महीना जो आने वाला है ना, हमारे लिए एक लिहाज से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जितना हम फास्टिंग करेंगे उतना हमारा इंसुलिन का लेवल नीचे रहेगा। इंसुलिन जो है एक ग्रोथ हार्मोन है, जितनी ज़्यादा ऊपर रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। और आपने देखा होगा कि वो लोग, वो मरीज़ जो कि इंसुलिन के ऊपर है, उनका वेट बढ़ता जाता है जी। ठीक है जी। तो अब ये है कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम रखा और फैट और प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाया तो फिर तो हमारे यहाँ उतनी इंसुलिन नहीं बनेगी और हमारा मोटापा नहीं होगा। हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है जी कि फैट जो है वो मोटापा करता है। असल जो चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें आलू, चावल, चीनी, रिफाइंड का और बर्गर्स, और आजकल ये जो जंक फूड है, ये जो कल्चर आ गया, इसने इतनी ज्यादती कर दी है कि हमारा पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया शुगर के मरीजों के हिसाब से, और एग्जैक्टली डायबिटीज में। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और शुगर का शिकार हो रहे हैं इतनी छोटी उम्रों में। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों में बड़ा गलत है कि जी हम अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम उसको जो एक्स्ट्रा शुगर हमने ली है उसको हम कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। आप बहुत ज़्यादा बर्न कर ही नहीं सकते जितनी मर्जी। एक्सरसाइज आपको ज़रूर हेल्प करती है कि आपके मसल बिल्ड होते हैं, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि बॉडी के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आप उतनी जितनी आपने ली होती है। मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि आम तौर पे जो शुगर लेवल है वो 100 से 140 के दरम्यान है, जो नॉर्मल है। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी ने रात को खाना खाया और वो नॉर्मल है तो उसकी 140, 150, 160 शुगर होगी। सुबह फास्टिंग अगर चेक करेंगे तो उसकी 100 रहनी चाहिए। यानी उसने तकरीबन पूरे रात में वो 40 जो है मिलीग्राम वो यूज़ की। अब हमारे यहाँ 5 लीटर ब्लड है, तो 100 मिलीग्राम मीन्स कि सिर्फ 1 चम्मच चीनी आपको चाहिए थी पूरी रात गुजारने के लिए। ठीक है ना। और हमने खा ली बहुत ज़्यादा। अब जो एक्स्ट्रा आपने खाई है वो आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें वो नहीं बर्न आउट होती। ठीक है जी। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें तकरीबन 16 चम्मच चीनी के बराबर है। ठीक है जी। तो आपको चाहिए थी 1 चम्मच, वो 15 चम्मच जो आपने एक्स्ट्रा लिए, और ये एक है, आप साथ नान भी खा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का और मोटापा होने का। ठीक है जी। उसके बाद फिर बाकी जितनी भी मैदे की आइटम्स हैं वो बड़ी जल्दी शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, और जो ही शुगर बढ़ती है इंसुलिन लेवल बढ़ता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि बहुत हद तक हमें इन चीज़ों का आइडिया है कि ये हमारी सेहत पे कितने नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे जान क्यों नहीं छुड़वा पा रहे होते। मतलब वो चाहे बेवरेजेस हो जाए या इस तरह की मैदे से बनी चीज़ें हो जाए या ज़्यादा मीठी चीज़ें हो जाए जो हम लोग खा पी रहे होते हैं, हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें यह है कि इसमें जो क्रेविंग है ना, ये एक किस्म की एडिक्शन पैदा करती है। ठीक है जी। आप जो ही मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो आप उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, आप फैट ले लें, आप प्रोटीन ले लें, कुछ थोड़ा सा आप लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आप जितने मर्जी खा लें, आपके सामने आइसक्रीम पड़ी हुई है, आप 4 कप खा लें, फिर भी आपको लगेगा कि मैं और भी आएगा तो मैं खा सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स पहले छोटी होती थी बॉटल, अब जनाब अप साइज करते 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 अब वो लोग पी रहे हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे हैं जो कि फैट की शक्ल में जमा होनी है, स्टोर हो जाएंगी हमारे। और जो ही वो लोग जो कि चीनी बंद कर देते हैं, मतलब चाय में चीनी नहीं डालते, एक वक्त आएगा कि उनको फिर चीनी वाली चाय जो है ना वो पसंद नहीं आएगी। ठीक है ना, वो बगैर चीनी के। तो इसलिए अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा कि जितने कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे
उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। हम शुगर से भी बच जाएंगे, मोटापे से भी, ब्लड प्रेशर से भी, कैंसर से भी, और बेशुमार बीमारियों से हम बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये मसला सिर्फ सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करने का है या उससे बनी हुई अशिया से है, या फिर जो ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करते हैं, शक्कर या गुड़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये मसला हो सकता है? अच्छा, मेन जो ज़्यादा जो चीज़ें नुकसान दें ना, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, जिनमें वाइट चीनी आ गई। अच्छा, ये नहीं है कि गुड़ आप बहुत ज़्यादा खा लें, रिलेटिवली बेहतर है उससे सफ़ेद चीनी से। शक्कर और गुड़ उससे कदरे बेहतर है, लेकिन महदूद मिकदार में। अच्छा, ये ना हो कि आप वो भी ज़्यादा खाना पड़े तो वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा जो हमारे ये बंद है, डबल रोटी है वाइट जो है, वो और बाकी जो इस तरह की रिफाइंड चीज़ें हैं। अब आजकल हमारे यहाँ जो आटा मिल रहा है वाइट, वो बिल्कुल भी नहीं ठीक, वो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ाता है। नान का कल्चर हमारे यहाँ, आप होटल्स में चले जाएं, शादियों पे चले जाएं, वहाँ पे मिलता ही नान है, नान मैदे से बना हुआ है। और मैदा जितना जल्दी आपका शुगर लेवल बढ़ाता है और उतनी ही इंसुलिन बढ़ती है और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, फिर ये सारी बीमारियां जो मैंने गिनवाई वो आ जाती हैं। तो लिहाजा हमें, अगर हमने लेनी है तो अगर रोटी लेनी है तो हमें होल ग्रेन, यानी उसमें से वो अगर तो चक्की का मिल जाए आटा, वो सबसे बेहतर है। ठीक है जी। हाँ। और अगर एक PCSIR ने एक रिसर्च की कि जो शुगर के मरीज या वो लोग जो वेट कॉन्शियस हैं, वो अगर गंदम ले लें 7 किलो, उसमें जौ मिक्स कर लें 3 किलो और 2 किलो काले चने, ये आटा बना के अगर वो इसकी रोटी चपाती लें तो वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू वाइट जो हमारा आटा बाजार में आ रहा है। ठीक है जी। इससे ये है कि असल में हमने वो चीज, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने हैं वो जो रिफाइंड नहीं है, ठीक है, जो हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए, जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। और उससे शुगर, असल में हमने ये कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिससे एकदम से हमारा शुगर लेवल राइज करे। और वो ये जितने मशरूबात है, अब मसलन अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी में, हाँ जी, एग्जैक्टली, हम वो ज्यादा से ज्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो फायदा हमने लेना था, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि आप 16 घंटे फास्टिंग करें, 8 घंटे आपका ईटिंग विंडो है। अच्छा। ठीक है जी, 16 घंटे फास्टिंग विंडो है। मतलब आप अगर सुबह नाश्ता करते हैं 8 बजे या 10 बजे या 12 बजे, तो आप उससे 8 घंटे गिन लें, रात का खाना उसके 8 घंटे के बाद आपने खा लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हमें इम्यून जो बीमारियां हो जाती हैं, ऑटो इम्यून बीमारियां, ये ज्यादा चीनी खाने की वजह से, फिर ये क्या काबिल इलाज है? उसमें काबिल इलाज एक तो, अच्छा, एक खास लेवल तक इनका इलाज है, इलाज हो सकता है। अच्छा, उसका इलाज क्या है कि जो वजह बनी आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि असल वजह है इंसुलिन। क्योंकि जो ही आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे आपकी इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी उतना ही वो बॉडी को ये फैट डेपोजिशन और आपके सारा अंदर स्ट्रक्चर वो खराब करेगी। मतलब एक सेल में जब एक खास हद तक ग्लूकोज जाना था और उसने सही काम करना था, जब आपने उतना ग्लूकोज बहुत ज्यादा ले लिया चीनी की शक्ल में या जितनी मैंने गिनवाई है कार्बोहाइड्रेट्स उस शक्ल में, तो वो क्या होगा कि उस सेल में फैट डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ग्लूकोज की तो जरूरत नहीं, आपने जितनी एनर्जी थी उससे ज्यादा ले लिया। तो अब वो फैट जब डिपॉजिट होगी तो सेल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोइम्यून डिजीजेज जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो जब तक हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे, अब तो आ गया कि आप अपनी डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दें और फास्टिंग विंडो आप बढ़ा दें, तो अभी पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं जो इंसुलिन पे थे, अच्छा, वो उनकी इंसुलिन बंद होगी, उनकी दवाइयां बंद होगी। ठीक है जी। तो ये इतना जरूरी है, अपने डाइट का इतना ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि डायबिटीज और ये मोटापा ये हैं डाइटरी डिजीजेस। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और इनको डाइट से ही आपको ठीक करना पड़ेगा। और डाइट में क्या है कि जितना आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और ये रिफाइंड शुगर जो है उससे आप लोगों ने इज्तनाब ही करना है, जितना बच सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है हम लोगों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर तारिक मियाँ हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जो हमारी ज़्यादा चीनी खाने की वजह से होती है, तो जनाब ये ज़्यादा मीठा खाने से भी इज्तनाब करो, ख़ासतौर पर जो रिफाइंड
वाइट चीनी या वाइट आटे का इस्तेमाल होता है, मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे आप लोगों ने इज्तनाब करना है ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। तो आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताएं कि यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई जैसे सैकड़ों लाजवाल गीतों से पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत को मुनव्वर करने वाले मारूफ शायर मसरूर अनवर को दुनिया से गुजरे इस वक्त 26 बरस बीत गए हैं। और मसरूर अनवर की ज़िंदगी में 1966 में रिलीज़ होने वाली फिल्म अरमान को बहुत अहमियत हासिल थी, जिसका हर गीत सुपरहिट साबित हुआ, जिनमें अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम या कोको कोरिना जैसे गीतों को कौन भूल सकता है। मैं तो नहीं भूल सकती, आप लोग भी नहीं भूले होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब माह सयाम की आमद है और ये बाबरकत और फजीलत वाला महीना सबके लिए रहमतें लेकर आता है और हम उन रहमतों को समेटते हैं। इस्लाम ना दुनिया का खूबसूरत तरीन मजहब है जो अपने फॉलोअर्स को एक मुकम्मल निसाब ज़िंदगी मुहैया करता है। और माह रमज़ान और ईद की खुशियों में सबको शामिल करने के लिए इस्लाम ने ज़कात, अशर, फितराना और सदका जैसी इस्लात मुतारिफ करवाई हैं जो हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज हैं। और ज़कात के हवाले से इस्लाम हमें मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम करता है कि किस किस पर और कितनी ज़कात फ़र्ज है। और हर साल यकम रमज़ान को बैंकों में मौजूद रकम पर निसाब के हिसाब से ज़कात काटी जाती है। तो इस साल ज़कात के लिए क्या निसाब मुकर्रर किया गया है, किस किस पर ज़कात फ़र्ज है, इस हवाले से इस्लाम हमें क्या क्या रहनुमाई मुहैया करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, सिर्फ 1 या 2 दिन ही बाकी रह गए और हर साल हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता है कि बैंक्स में इतना बैलेंस हो तो इतनी ज़कात काट दी जाती है। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि ज़कात के लिए निसाब कैसे मुकर्रर किया जाता है और किसके ऊपर कितना ज़कात देना फ़र्ज होती है। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले तो उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साआतें नसीब फरमाई हैं। अब है असल मौजू के ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। हाँ जी, बिल्कुल। ज़कात के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। अच्छा। और साहिब निसाब से मुराद ये है कि जिस दिन कोई मुसलमान बालिग वो माल के निसाब को पहुंचा। अच्छा। और वो माल का निसाब आजकल तकरीबन 80,000 रुपया है। ओके। 52.5 तोला चांदी 80,000 रुपये की तकरीबन आती है आजकल। तो जिस शख्स के पास 80,000 रुपया है और वो एक दिन यानी कि मिसाल के तौर पे यकम रमज़ान को 80,000 का मालिक बना और अगले साल यकम रमज़ान तक वो 80,000 से ऊपर रहा है, नीचे नहीं रहा, ठीक है, इसे कहते हैं साल का गुजरना। ये नहीं है कि हर चीज़ पर साल गुजरे। साल गुजरने का मतलब यह है कि पूरा साल वो साहिब निसाब रहा हो, उस निसाब से नीचे ना आया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि चांद के हिसाब से तारीख मुकर्रर करना ज़रूरी है। ठीक है। चांद के एतबार से अब वो हर आदमी को पता है कि मैं साहिब निसाब किस तारीख को हुआ हूँ। ओके। उस तारीख को उसने ज़कात का हिसाब करना है। अदायगी भले बाद में करे या पहले कर दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। उस डेट में उसने हिसाब ज़रूर करना है। हिसाब के लिए अब उसने 4 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि वो कितने सोने का मालिक है, उस सोने की आज की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। अगर वो बेचने जाए तो, क्योंकि खरीदने जाए तो महंगा है, बेचने जाए तो कुछ कटौती हो जाती है। हाँ जी। तो वो लिख ले कि मेरे पास इतना सोना है और आज की मार्केट वैल्यू इतनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया उसका सोने की कीमत। इसी तरह चांदी को देख ले कि आज के दिन इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे लाख की चांदी है।
तीसरी चीज़ वो देखेगा कि मेरे पास करेंसी कितनी मौजूद है। वो करेंसी पास मौजूद हो, बैंक में रखी हुई हो, किसी को उधार दी हुई हो, जिसका वो मालिक है वो करेंसी उसमें ऐड कर लेगा। ठीक है। अब चौथी चीज़ ये है कि उसने क्या चीज़ खरीदी थी इन्वेस्टमेंट की नीयत से, यानी कारोबारी नीयत से, कि इसको मैं 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो बेच दूंगा। वो चाहे उसने प्लाट लिया हुआ हो, चाहे गाड़ी ली हुई हो, चाहे मोबाइल लिया हो, कोई भी चीज़ खरीदते वक्त ये नीयत थी कि मैं मुनाफे पर इसको बेच दूंगा। अच्छा, ठीक है। मतलब ये नीयत होना लाज़मी है। ये नीयत अगर तो अपने इस्तेमाल के लिए लिए है, फिर उस पर ज़कात नहीं, फिर उस पे नहीं है। ओके। वो चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई दुकान हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, अगर तो अपने इस्तेमाल के लिए ली है उस पर ज़कात नहीं। ओके। अगर उसने इन्वेस्टमेंट की नीयत से ली है तो फिर उस पर ज़कात है। ठीक है। अब ये 4 चीज़ें जमा हो गई, चार्जों को टोटल कर लेगा। अब अगर इसके जिम्मे कोई कर्ज है तो ये उसमें से उसे माइनस कर देगा। अब जो बचेगा उसका 2.5% ज़कात हो। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ये है मुसलमान हो और बालिग हो। नाबालिग के पास चाहे करोड़ों रुपया हो उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात नहीं है फर्ज। ठीक है। बालिग चाहे वो कमारा हो, चाहे शादीशुदा हो, ठीक है, जो वो इंडिपेंडेंट है और उसके पास इतना पैसा मौजूद है तो उस पर ज़कात होगी। उस पर ज़कात जो है वो फर्ज हो जाती है कि उसने हर साल जो है ज़कात निकालनी है। जी। ठीक। लेकिन जिस साल भी वो निसाब से नीचे चला गया ना, ठीक है, तो फिर वो निसाब उसका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। फिर जब उसके पास अमाउंट आएगी तो वो डेट फिर लिख लेगा कि अब मैं 80,000 का मालिक बन गया हूँ। ये आज की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। हो सकता है उसको लाख हो या चांदी सस्ती हो जाए 50,000 हो, तो उस दिनों में, उन दिनों में जो ज़कात का निसाब होगा उस निसाब से ऊपर उसको रहना होगा, फिर वो साहिब निसाब है। अगर वो किसी दिन भी उस निसाब से नीचे चला गया तो उसका वो साल टूट गया। अब जब दोबारा माल आएगा, अब वो साहिब निसाब हुआ, अब ये पूरा कंटिन्यू पूरा साल जो है उससे ऊर रहा, नीचे नहीं आया। अब उस डेट को आके ये फिर ज़कात का हिसाब करेगा। दूसरा मौलाना साहब ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है या फिर कोई पैसा पड़ा हुआ है, तो वो कितने अरसे तक हमारे पास उसी तरह रहेगा तो हमारे पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। या फिर अगर बैंक्स के हवाले से बात करें, जो हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है, क्या उसके ऊपर भी ज़कात लाजिम होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके अकाउंट में पैसा पड़ा है, हाँ जी, अब पता नहीं उसका अपना है या किसी का पैसा है। हाँ, ठीक है ना, हो सकता है हमशीरा का पैसा रखा हुआ हो, बिल्कुल, तो ये तो बैंक वालों को नहीं पता। और फिर ये भी पता नहीं है कि वो बेचारा गरीब है, उसका अपनी अमाउंट तो 40-50 हज़ार है, उसमें ज़कात बनती नहीं, बिल्कुल, और उसने किसी का पैसा लेके रखा हुआ था, बैंक ने ज़कात काट ली। ये कैसे काट ली भाई? और फिर दूसरी बात यह है कि आपको क्या पता कि ये साल गुजरा है कि नहीं गुजरा। इस पे आप 2 दिन पहले बैंक में पैसे जमा कराते हैं, वो ज़कात काट लेते हैं। आप तजुर्बा करके देख लें, आज 28 शाबान है, ऐसे ही होता है जी। आज आप पैसे जमा कराएं, यकम को ज़कात कट जाएगी। ज़कात कट जाएगी, बिल्कुल। ये बिल्कुल गैर शरई तरीके से बैंक सिस्टम चल रहा है जो ज़कात काट रहा है। अच्छा, हाँ जी। इसलिए बेहतरीन हल ये है कि वहाँ पे वो स्टाम्प जमा करवा दिए जाए कि जी मैं अपनी ज़कात खुद अदा करूंगा, आपने मेरी ज़कात नहीं काटनी। ठीक है, और ये इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त है और बैंक भी इस पे अमल करते हैं। अगर आप अपने लिख के दे देंगे कि मेरे अकाउंट से ज़कात ना काटी जाए, मैं ज़कात खुद दूंगा, मतलब ये एक ऑप्शन मौजूद है हम सबके पास। जी बिल्कुल मौजूद है, और यही हमें करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बैंक में तो एक रूल बना हुआ है, बस वो उस लकीर के फकीर हैं, आगे तो उन्होंने तहकीक नहीं करनी कि कब पैसा आया, किसका है, इसका जाती है नहीं है। दूसरा मुझे मौलाना साहब ये बता दें कि क्या सिर्फ जो ज़कात है वो हम सिर्फ रमज़ान से पहले दे सकते हैं या पहली रमज़ान को दे सकते हैं, या फिर साल में किसी भी दिन दे सकते हैं, किसी महीने भी दे सकते हैं? इसमें 2 हिस्से हैं सवाल के जी। एक तो ये है कि ज़कात वाजिब कब होगी जी, वो हर आदमी की डेट अलग अलग है। ठीक है। मसलन मेरे पास यकम मुहर्रम को पैसा आया, तो मैं फिर अगले साल यकम मुहर्रम को ज़कात मुझ पे वाजिब होगी ना। ओके। अगर किसी के पास यकम रमज़ान में पैसा आया, तो अगले साल यकम रमज़ान में उस पे वाजिब होगी। ठीक है। तो वो तो डेट अलग अलग है, इसीलिए वो डेट का लिख लेना डायरी में जरूरी है। अब उस डेट में अगले साल वो हिसाब करेगा, ठीक है, जो ज़कात उसकी बनती है उसमें इजाज़त है कि वो आगे किस्तों में अदा करता रहे, रमज़ान में अदा कर दे, बाद में अदा कर दे, या पहले एडवांस ही अदा करता रहे। ये दोनों तरीके जायज़ हैं। यानी लाजमी नहीं है कि एक बंदे की 2 लाख ज़कात बनती है और उसका कारोबार ही 5 लाख का बेचारे का,
अब वो अगर 2 लाख निकाल लेता है तो कारोबार तो नहीं उसका चलेगा फिर, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो जी। वो उसको किस्तों में भी कर सकता है। अच्छा, मसलन ठीक है। उसने हिसाब किया कि मेरे जिम्मे 50,000 ज़कात बनती है, ठीक है, या 2 लाख ज़कात बनती है, ठीक है, तो अब वो उसको डिवाइड कर लेता है कि मैं हर महीने जो है ना 20-20 हज़ार रुपया या 15-15 हज़ार रुपया देता रहूंगा ताकि मेरा कारोबार भी चलता रहे और ज़कात भी अदा हो जाए। इसकी इस्लाम ने गुंजाइश दी है। अच्छा, और इसमें एडवांस की भी इजाज़त है कि मसलन यकम रमज़ान में मेरे पास पैसा था और मुझे पता है कि मैं साहिब निसाब हूँ और अगले साल यकम रमज़ान को मैंने ज़कात का हिसाब करना है, मैं उससे पहले ही 10,000 रुपया महीना ज़कात निकालता रहता हूँ। ठीक है, तो अब रमज़ान तक 1,20,000 निकल गई। अब मैंने हिसाब किया तो वो बन गई 1.5 लाख, तो 1,20,000 तो निकल गई। अब रह गया 30,000, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और या ऐसा भी हो सकता है कि ज़कात लाख बनी है और मैं दे चुका हूँ 1,20,000, तो 20,000 इजाफी चली गई ना, तो वो अगले साल में ऐड हो सकती है। ज़कात एडवांस भी दी जा सकती है, ठीक है, बाद में भी दी जा सकती है, उस वक्त में भी दी जा सकती है। बस सिर्फ इतनी बात जरूरी है कि उस डेट को हिसाब करके लिख ले कि आज के दिन में इतनी मेरी ज़कात बनती है। ठीक है, अदायगी जैसे मर्जी करे, अदायगी उस पर डिपेंड करता है, वो किसी तरह भी कर सकता है। इतनी गुंजाइश हमारे इस्लाम में मिली हुई है हमें। दूसरा, जैसे हमने सोने और चांदी की बात की है कि इतना सोना और चांदी होगा तो हमारी ज़कात तो जो फर्ज हो जाती है। दूसरा सर, बहुत से लोग कारोबार करते हैं, लोहे का कारोबार, ये मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, अनाज का कारोबार, उनके ऊपर भी किस तरह की ज़कात लाजिम हो जाएगी? मतलब जैसे लोहे का बहुत से लोग करते हैं, तो वो कैलकुलेट फिर किस तरह कर सकते हैं उस चीज़ को? देखिए, मैंने पहले अर्ज की कि एक डेट फिक्स करेगा। हाँ जी, डेट से ही डेट, उस डेट में वो हिसाब करेगा कि मेरे गोदाम में माल कितना पड़ा। हाँ जी, बस जितनी मालियत का माल पड़ा है उसको वो उसमें ऐड कर लेगा। जहाँ सोने के पैसे हैं, चांदी के पैसे हैं, अब अपनी करेंसी है। चौथी चीज़, वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताई, उसमें पूरा कारोबार आ जाता है ना। कारोबार में जो चीज़ें फॉर सेल हैं, ठीक है, जो चीज़ें फॉर सेल हैं उनकी मार्केट वैल्यू लगाकर उसमें ऐड करके ज़कात दे देगा। अब जैसे दुकान खरीदी हुई है आदमी ने, और वो 1 करोड़ रुपए की दुकान है, हाँ, उस पर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह उसके अंदर काउंटर होते हैं, लैपटॉप होता है, या इसी तरह एसी लगे हुए होते हैं, कुछ और चीज़ें रैक शैक बने हुए होते हैं, उन चीज़ों पे ज़कात नहीं होती। वो चीज़ जो फॉर सेल है बस। अच्छा, जो चीज़ आपकी जरिए आमदन है, सोर्सेज हैं, ठीक है, इनकम के सोर्सेज हैं, उस पे ज़कात नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 10 मकान खरीदे हुए, लेकिन वो 10 के 10 उसने किराए पे दिए हुए, ठीक है, तो अब उससे जो आमदन आ रही है, उस आमदन में से जो उसने खा पी लिया वो तो खा पी लिया। हाँ जी, अब उस डेट पे जो बचा हुआ है उस पे ज़कात देगा। उस पे ज़कात बन जाती है। उन 10 मकानों की वैल्यू पे ज़कात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसका सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो जो उसको पैसे आ रहे हैं उसमें जो उसकी रकम बच जाएगी, उसके ऊपर उसकी उस डेट पे जो भी मौजूद होगा, ज़कात वाली डेट पे जो भी मौजूद होगा और उस पे वो ज़कात देगा। हाँ। उसके अलावा खा पी गया तो खा पी गया। ठीक है। और दूसरा, जैसे बहुत से लोग सोना चांदी नहीं भी इतना रखते हैं घर पे, और उनकी जरी जमीनें हैं या बहुत सारी उनकी गाड़ियां भी घर में खड़ी हुई हैं, उन पे भी बनती है ज़कात? गाड़ी देखे इस्तेमाल की चीज है। हाँ जी। मकान इस्तेमाल की चीज है। ठीक है। इस तरह घर में जो फ्रिज वगैरह ऐसी चीजें इस्तेमाल की चीजें हैं, इन पे ज़कात नहीं है। ठीक है। मैंने कहा कि जमीन जो है उस पर भी ज़कात नहीं है। उससे अगर तो खुद काश्त वगैरह कर रहे हैं तो ज़ाहिर उसका उशर देना होगा। जी, ठीक है। फिर उशर के हर इलाके के हिसाब से मसाइल अलग हैं, इसलिए उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारानी इलाका जहाँ सिर्फ बारिश से फसलों को पानी मिलता है उनके मसाइल और हैं। हाँ जी। और जहाँ ट्यूबवेल से दिया जाता है उनके मसाइल और हैं। हाँ। और जहाँ नहरी पानी है सरकारी, वहाँ मसाइल और हैं। इसलिए उन पे तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने इलाके के आलिम से, मुफ्ती से बैठ के पूछ ले। ठीक है। जिसने ठेके पे दी हुई है, वो जो ठेका उसको आ रहा है वो उसकी इनकम में शामिल है। वो अगर खा पी गया है, इस्तेमाल कर गया तो ठीक है। अगर उस ज़कात वाली डेट पे उसमें से भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो ज़कात होगी। मतलब आसान तरीका यही है कि एक डेट फिक्स करनी है, उस डेट में आपने हिसाब करना है, जो जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उस पे ज़कात नहीं, उस पे ज़कात नहीं है। ठीक है। जो इनकम है आपकी वो भले 2 दिन पहले आई हो, मिसाल के तौर पे मैं ज़कात देता हूँ यकम रमजान को, यानी हिसाब करता हूँ, ठीक है, और मेरी जमीनें हैं, आज मुझे ठेका आ गया उसका। हाँ जी। 5 लाख रुपए मेरे पास ठेका आ गया। हाँ। अब जब मैं यकम रमजान को बैठ के हिसाब करूंगा तो ये नहीं कहूंगा कि ये 5 लाख तो अभी 2 दिन पहले आया है, वो भले 1 दिन पहले आया हो, उसकी भी ज़कात होगी। उस डेट में जो आपके पास इनकम है उस पे ज़कात है। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि जो तनख्वाहदार नौकरी पेशा जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें आ रही होती हैं,
उन पे कितनी जो ज़कात है वो बनती है, कितनी तनख्वाह पे उनकी ज़कात जो काटी जानी चाहिए या बनती है उन पे फ़र्ज? देखिए, तनख्वाह पे तो ज़कात नहीं कट सकती। ओके। क्यों? ज़कात जो तनख्वाह लेने वाला है, अब ये देखना है कि वो साहिब निसाब भी है कि नहीं है। ठीक है, ज़कात उसकी तनख्वाह आ रही है हर महीने, मिसाल के तौर पर लाख रुपए आ रही है, ठीक है, लेकिन खर्च भी तो हो रहा है उसका। हाँ जी। आया साल के बाद उसके पास इतने पैसे बचे हुए हैं कि ज़कात उस पे होगी। सिर्फ ये सैलरी को नहीं देखना होगा, बिल्कुल ये देखना होगा कि साल के बाद उसके पास बचत है या नहीं है। अगर वो जो बचत है उसके बाद और वो इतनी है कि साहिब निसाब हो जाता है, या पहले से साहिब निसाब है, ठीक है, मसलन 80,000 उसके पास मौजूद है, हाँ जी, लेकिन सैलरी आती है, चलती रहती है, खर्च होती रहती है, आती रहती। अब वो साल के एंड पे जब पहुंचा, ज़कात का हिसाब किया तो 80,000 तो पहले ही था उसके पास। अब उसके पास बचत में कुछ 50-60 हज़ार और आ गया, अब तो ज़कात होगी। अच्छा, लेकिन सैलरी की बेस पे ज़कात नहीं होगी, ज़कात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मुझे बताइए, दूसरा ये तो हमने बात कर लिया मौलाना साहब कि किस तरह ज़कात देनी चाहिए, और अब बात कर लेते हैं कि किन को ज़कात देनी चाहिए, किन पे फ़र्ज़ है, और हमें वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए अगर हम ज़कात दे रहे हैं। जिन्होंने ज़कात देनी है उस पर तो गुफ्तगू हो गई है जी, कि वो साहिब निसाब हो, हाँ जी, उसने ज़कात देनी है जी। अब किस किस को देनी है, वो सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 मसारिफ यानी 8 किस्म के लोग, जी, 8 कैटेगरीज के लोग अल्लाह ने बयान फरमा दिए। ठीक है, कि इन 8 में से किसी को भी ज़कात दी जा सकती है। अच्छा। मसलन फ़कीर है, मिस्कीन है, इन दोनों का हम यूँ माना कर लेते हैं कि जिसके पास निसाब के मुताबिक पैसा नहीं है, ठीक है, निसाब से कम है जिसके पास। अब उसमें एक चीज़ और देखनी होती है कि एक आदमी का पैसा तो निसाब के मुताबिक नहीं है, हाँ 80,000 का मालिक नहीं है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा जो चीज़ें उसके पास है उनकी वैल्यू इससे ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, अगरचे उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन वो ले नहीं सकेगा, खुद भी नहीं देगा और लेकिन ले भी नहीं सकेगा। अच्छा, लेने के लिए ज़रूरी है, जिसको हमने ज़कात देनी है वो साहिब निसाब भी ना हो, ठीक है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा चीज़ें हैं उनकी वैल्यू भी निसाब के बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे घर में लोगों ने बड़े बड़े डेक रखे हुए हैं या LCD लगाई हुई है, बड़ी कीमती लगाई है, और इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, बर्तन शो पीस होते हैं जो साल साल इस्तेमाल ही नहीं होते। ये इन चीज़ों की वैल्यू अगर हम देखें और वो 80,000 पे पहुंच जाती है तो इसको ज़कात नहीं दे सकते हम। अच्छा, ठीक है, ये ज़कात लेने का मुस्तहक नहीं है, अगरचे साहिब निसाब नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी से हटकर जो चीज़ें हैं जब वो उसके पास मौजूद हैं तो उसे कहा जाएगा पहले इनको इस्तेमाल कर, हाँ, इनको बेच और इनको इस्तेमाल कर, फिर तू ज़कात लेने के काबिल होगा। ठीक है, ठीक है। इस तरह फ़कीर, मिस्कीन और जो महकमा ज़कात का अमला है, यानी जिसे ज़कात कैलकुलेट करनी है, उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी ज़कात में से सैलरी दी जा सकती है। लेकिन उस पर मुफ्ती हजरात का फतवा ये है कि अगर ज़कात जो सैलरीज हैं वो अगर 50% से ज़्यादा बनती है तो वो नहीं देंगे, 50% से कम कम सैलरीज महकमे को दी जाएगी। अच्छा, ऊपर के अखराजात वो कहीं और से पूरा करें। ठीक है, ठीक। और इसी तरह एक है मुअल्लफ़त क़ुलूब, इसके बारे में फ़ुक़हा की राय ये है कि ये पहले ज़माने में था नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, फिर ये मनसूख हो गया। ठीक है, यानी उस ज़माने में बाज़ काफिर जो इस्लाम के करीब आना चाहते थे किसी वजह से नहीं आ रहे थे, तो उनको ज़कात दी जाती थी ताकि उनकी दिलजोई हो जाए और वो इस्लाम में आ जाए। अच्छा, इसी तरह कोई कैदी है, ठीक, आजकल तो वो गुलाम नहीं है, गुलाम या बांदी नहीं है, लेकिन कैदी तो है। अगर किसी कैदी के जिम्मे कोई जुर्माना है या गवर्नमेंट ने उसको कहा इतने पैसे जमा करा दो रिहा हो जाएगा, तो उतने पैसे कोई अगर ज़कात की मद में उसको दे देता है, ठीक है, कैदी को रिहा कराने के लिए, तो उसको दिया जा सकता है। इस तरह जो मकरूज है, जिस पे कर्ज है, वो बेचारा साहिब निसाब भी नहीं है और उस पे कर्ज भी है, तो उसके कर्ज की अदायगी के लिए भी उसको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह कोई आदमी मुसाफिर है, अपने इलाके में मालदार है, ठीक है, लेकिन वो सफर पे गया और वहां ऐसे हालात बन गए कि पैसा नहीं है उसके पास, तो उस सूरत में उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये आजकल देखा जाएगा क्योंकि आजकल तो ATM होता है, हर जगह मौजूद होता है। ये वहां के जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल ऐसे एक बंदा है उसके पास पैसा है ही नहीं है, ठीक है, अकाउंट उसका है ही नहीं है, ATM उसके पास है ही नहीं है, अब वो बेचारा क्या करेगा?
जेब कट गई, 100 मसले बन गए। मसलन बंदा उम्रे पे जाता है, वहां ऐसे हालात आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो साथी दूसरे मुसलमान, उनको पता चला कि इसके पास तो इतने पैसे नहीं कि वापस जा सके और यहाँ पे रह के खाना खा सके, तो उसको ज़कात की मद से पैसा दिया जा सकता है। इसको इब्ने सबील कहते हैं, मुसाफिर। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आप को वक्फ कर दिया, जिस तरह मुजाहिदीन होते हैं, हर जमाने में मुजाहिदीन रहे बाकायदा, तो उन मुजाहिदीन को जो तनख्वाहें, उनकी ज़रूरियात वो ज़कात के फंड से पूरी की जाती है। इस तरह मदारिस में जो तुलबा हैं, उलमा हैं, या बाद स्कूल्स में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में लगे हुए हैं और उनकी फीसें जो है वो पूरी नहीं हो सकती, तो ज़कात की मद में उनकी फीसें भी दी जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं और जो जिन पे फर्ज है कि वो ज़कात ले लें। फर्ज और चीज होती है, यानी उनका हक बनता है, वो ले सकते हैं। हक बनता है, ठीक है। और दूसरा मुफ्ती साहब, आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है, तो थोड़ी सी इसकी भी फजीलत बयान कर दें कि जुम्मे के बारे में क्या इस्लाम हमारा कहता है। देखिए, जुम्मे के बारे में तो अल्लाह ताला का हुक्म है, 28वां पारा सूरह जुमा, उसका दूसरा रुकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुम्मे के दिन जब तुम्हें जुम्मे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अब जुम्मे के लिए जाओ, कारोबार छोड़ दो। ठीक, हर किस्म का दुनियावी काम बंद करना यह जरूरी है। हाँ जी। लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं करते और फिर हम कहते हैं बेबरकती है। जब एक अल्लाह का हुक्म है कि जुमे के लिए आओ, बाकी सब कुछ बंद कर दो। हाँ जी। हम ऐन उसी वक्त पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, दुकानदार बैठा है अपना कारोबार कर रहा है, उधर जुमे का वक्त है। जुमे की पहली अजान उसके इलाके में जो जिस मस्जिद में से जुमा पढ़ना है, उस मस्जिद में जो पहली अजान होगी, उसके बाद कारोबार जिंदगी बंद, वो जुमा पढ़े, जुमा पढ़ के आके फिर कारोबार पे बैठे। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जुमे की फजीलत बताई है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुमे की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और जो 2 या 3 जुमे मुसलसल जानबूझ के छोड़ दे, अच्छा, उसके मुनाफिक होने का खतरा है कि कहीं ये मुनाफिक तो नहीं है कि जुमे नहीं पढ़ रहा। हाँ। तो इसलिए जुमे की बहुत बड़ी अहमियत है। और जुमे में जो जुमे के लिए जा रहा है जी, अरबी खुतबा शुरू होने से पहले जो मस्जिद में इंटर हो गया तो फरिश्तों के कागजात में उसकी हाजिरी लग गई। क्या बात। और जो उसके बाद जाएगा उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। अच्छा जी, क्योंकि जब खुतबा शुरू होता है तो फरिश्ते भी रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनते हैं, तो हमें उससे पहले इंटर हो जाना चाहिए मस्जिद में। और जो सबसे पहले जाएगा, 1 ऊंट सदका करने का सवाब है। इस तरह जो उसके बाद जाएगा, गाय सदका करने का सवाब है। जो उसके बाद जाएगा, बकरी सदका करने का सवाब है। यानी सवाब कम होता चला जाएगा। जितनी जल्दी कोई मस्जिद में जाएगा जुमे के लिए, उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। बस जाते जाते आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप एक छोटी सी दुआ भी हमारे साथ करके जाएं यहाँ पर और हमारे नाजरीन के लिए भी। तो जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मैं मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। तो आइए दुआ करते हैं हम सब मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा है। ऐ अल्लाह, इस जुमे की कदर करने की, बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जुमे के दिन में दुरूद पाक की कसरत करने का हुक्म आया। ऐ अल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, सूरह कहफ की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा, सूरह दुखान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जितने भी नेक अमाल आपकी नज़र में हैं, ऐ अल्लाह उन्हें मकबूल फरमा दे, ऐ अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जुमे की बरकत से तमाम बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा, तमाम बेरोजगारों को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मुसलमान परेशान हाल हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो वालिदैन अपने बच्चों की तालीम, सेहत, कारोबार या रिश्तों के बारे में परेशान हैं, ऐ अल्लाह, सब की परेशानियों को दूर फरमा, अपने गैबी खजाने से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ फरमा। ऐ अल्लाह, आलम इस्लाम को ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब को शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से, मुनाफिकों की मुनाफकत से, फित्तीन के फितनों से, बदनजरों की बदनजरी से, बदखाहों की बदखाही से महफूज फरमा।
ऐ अल्लाह जितने मुसलमान वफात पा चुके हैं, ऐ अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब को क़यामत के दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और मार्च में ही जून की गर्मी का नज़ारा तो हम सब ने कर ही लिया है, और मज़ीद सितम ये है कि अब जनाब लोड शेडिंग का भी सामना हम सबको करना पड़ा। और लाहौर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। और जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि अभी खुदा करके हमने कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल ही किया था कि जनाब अब हमें नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और शहरी और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी में इस सूरत हाल पर तशवीश की एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि कारोबार तो पहले ही बंद थे कोरोना की वजह से। अब लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से मजीद मुतासर होने का खदशा है, और कारोबार के अलावा बाकी मामलात ज़िंदगी भी मुतासर होने का खदशा मौजूद है। लेस्को की जानिब से क्यों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, और इस लोड शेडिंग के जिनको काबू में लाने के लिए लेस्को की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है फ़हद अमीन है। फ़हद, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन हम भी सताए हुए हैं लोड शेडिंग के जैसे बाकी भी आवाम सताई हुई है। क्या मामला है ये, क्यों इतनी लोड शेडिंग की जा रही है, और वो भी गैर एलानिया? लेस्को ने बताया ही नहीं है, और क्या मसला है? एक्चुअली देखें, लोड शेडिंग का इशू जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आगे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं, और इस मौके पे जो है वो अब लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकला। और दिन में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे, और कुछ इलाकों में 12 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और फोर्स लोड शेडिंग है, यानी कि कोई इसका शेड्यूल नहीं है, जबरी लोड शेडिंग इसको कहा जाता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है। और अगर देही इलाकों की बात की जाए तो देही इलाकों में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। 2 घंटे लाइट नहीं है तो किसी को पता नहीं 3 घंटे, यानी कोई शेड्यूल नहीं है उसका भी। अच्छा, अब लेस्को की जानिब से और वजारत की जानिब से भी ये कहा गया था कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो है वो बिजली की बिला तातल फराहमी सार्फिन को जारी रहेगी। मगर उन तमाम दामों का पोल जो है वो रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही जो है वो खुल गया, और 2-3 दिन पहले ही इस वक्त बुरी हालत है, बदतरीन लोड शेडिंग यानी कि आप कह सकते हैं कि हो रही है। कारोबार ठप हो चुके हैं लोगों के। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा। ये रात में भी यही सूरत हाल और दिन में भी यही सूरत हाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बिजली की जनरेशन में जो है वो कमी आई है। अच्छा, ठीक है। बिजली की पैदावार कम हो रही है, और तलब चूंकि मौसम गर्मा है बढ़ती जा रही है। अब ये यानी कि बिजली की पैदावार एक ही जो है वो यानी कि कह सकते हैं एक ही दफ़ा कम होती दिखाई दे रही है। इससे पहले इसकी कोई सिचुएशन, आज से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी कि बिजली की जो है वो पैदावार कम है। 3800 मेगावाट थोड़े दिन यानी कि 1 हफ्ता पहले की अगर बात की जाए तो 3800 मेगावाट लेस्को की बिजली की तलब थी, और 3800 मेगावाट ही जो है वो बिजली एनपीसीसी की जाने से दी जा रही थी। मगर ये 3-4 दिन पहले ये हुआ कि अगर कल की बात करूं तो कल लेस्को की जो बिजली की तलब है वो 4100 मेगावाट तक पहुंच गई थी, और एनपीसीसी की जानिब से, नेशनल ग्रिड की जानिब से लेस्को को जो है वो 3000 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही थी, यानी कि 1100 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। अगर ओवरऑल देखा जाए मजमूई तौर पर मुल्क भर में इस वक्त 20,000 जो है वो बिजली की तलब है मेगावाट, और 15,000 से 16,000 तक जो है वो बिजली फराहम की जा रही है, यानी कि 5,000 तक जो है वो शॉर्टफॉल का सामना है। ठीक है। तो यही वजह है कि जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया, और मुख्तलिफ इलाकों में अगर देही इलाकों की बात की जाए तो देही इलाकों में तो दिन भर कोई पता नहीं है कि कब आनी है और कब जानी है और बिजली। मगर शहर की अगर बात की जाए तो शहर में चलो कम से कम ये जरूर है कि 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी। 1 घंटा जाएगी। तो हाँ। इस 1 घंटा आने और 1 घंटा जाने में चूंकि आगे ईद उल फितर आ रही है,
तो ईद उल फितर से पहले आपको पता है कि यही एक माह होता है कारोबारी हजरात का, जिसमें दर्जी उन्होंने हो गए, कमाना होता है, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही है। कमाना होता है, ये सारे मामला तो ये सारे काम भी बिजली से ही चलते हैं। और अगर बिजली की ये सूरत हाल होगी तो फिर आपके सामने ये जो सूरत ये हाल तो होगी। कारोबारी हजरात है ना। दूसरा आप फहद ये देखें कि जिन्होंने रोजे रखे होने हैं, जो घर पे मौजूद होंगे रमजान मुबारक में, उनके लिए कितनी अजियत की ये घड़ी होगी। सहरो इफ्तार के वक्त, तरावी के औकात में बड़ी परेशानी होगी आपके ऊपर। गर्मी के रोजे हैं ये, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी के रोजे हैं, सारा दिन रोजे से, और आगे आगे सूरत हाल मुझे जो जराए हमारे कहने हैं वो मजीद खराब होती जा रही है, क्योंकि बिजली की पैदावार ही नहीं है। डैम्स में पानी कम हो गया, तरबेला डैम में पानी कम हुआ, हाइडल बिजली की पैदावार भी कम हुई है। इसके साथ साथ कोयला, जो इम्पोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं वो उनमें से काफी बंद पड़े हैं, और उसके बाद जो RLNG से चलने वाले हैं वो बंद पड़े हैं। अच्छा। फ्यूल से चलने वाले जो उनको जो है वो फ्यूल की शॉर्टेज है। तो यही बेसिकली जो हमारे वजह क्या है कि ये सारे पावर जो प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं? जो हमारे जराए कहते हैं उनके मुताबिक इनको वक्त पर, जो हुकूमत की जानिब से वक्त पर जो प्रोक्योरमेंट है इन चीजों की, जो मुआहदे हैं वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से अब जो है वो उसका जो है वो सामने आ रहा है, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अवाम को। ठीक है, जब IPPs को जो फ्यूल है उनका, जो इम्पोर्टेड कोयला जो पावर प्लांट्स को देना, वही उनको टाइम पे नहीं मिलना, तो पैदावार में कमी आती जानी है। ठीक है, यानी कि अगर देखें पावर प्लांट्स ऐसी चीज है कि आप उसको उसमें फ्यूल डालेंगे तो बिजली पैदा होगी। ठीक है, अगर आप उनको फ्यूल नहीं देंगे तो बिजली कहाँ से आएगी? अदायगियाँ होने वाली उनकी, उनको जो उनकी मेन जो जिसके साथ बिजली बननी है, जो फ्यूल है, वो उनको नहीं मिला। तो यही वजह है कि अब बिजली की पैदावार जो है वो कम हो चुकी है। पैदावार कम होते साथ ही ये जिन बोतल से बाहर निकला है। हालांकि लेस्को की जानिब से ये कहा गया था कि शहर के तमाम इलाकों में इस वक्त ना जो मेंटेनेंस वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। और कहीं भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे फाद मैं यहाँ पे ये आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या लेस्को जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग कर सकता है? ये मतलब क्या किसी को बताए बगैर, ऐलान किए बगैर ये चीज कर सकता है? क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी ये केस गया है, इस्तदा की गई है, पिटिशन दायर की गई है इसके खिलाफ। देखिए इसमें अगर बात की जाए तो बिजली की तकसीमकार कंपनियों का कोई अमल दखल दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। इस सूरत हाल में। हाँ। वैसे तो इनके मामला भी इतने ठीक नहीं है, क्योंकि रमजान मुबारक में ये सूरत हाल सामने आनी ही आनी थी। मगर अब जो सूरत हाल सामने आई है वो जनरेशन की कमी है, पैदावार की कमी है। जब बिजली की पैदावार कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सब बिजली जो तकसीमकार कंपनी है उनका कोटा कम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर बिजली की तलब, फर्ज करें, मैं आपको बता रहा हूँ, कल की मैं बता रहा हूँ, अगर 4100 मेगावाट कल अगर बिजली की तलब थी तो लेस्को को 3100 मेगावाट या 3000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही थी। अब 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। 1100 मेगावाट, और उसके लिए इन्हें लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर लोड मैनेजमेंट नहीं करेंगी तो फिर 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा किया जाएगा? यानी कि उसको पूरा करने के लिए ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में वो 7 से 8 घंटे या 10 घंटे, कुछ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग करेंगे। अच्छा। हाँ जी, ठीक और है। वो फोर्स लोड शेडिंग होगी, जबरी लोड शेडिंग होगी। जबरी लोड शेडिंग में ये होता है कि एक पूरा ग्रिड बंद कर दिया जाता है और उस पूरे इलाके में अगर ग्रिड से 10 फीटर निकल रहे हैं, 12 फीटर निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम 1 घंटे के लिए बंद है। ठीक है। उसके बाद फिर उसको ऑन कर दिया जाएगा, फिर दूसरा ग्रिड या दूसरे फीडर्स को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक सिलसिला जारी रहेगा जब तक जो उनकी तलब है वो पूरी नहीं हो जाती। अगर ओवरऑल देखें ये सूरत हाल जो है वो जो हुक्मरान हैं, ये जो लेस्को हुकाम हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ये सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। कुछ पावर प्लांट्स खराब है, उनकी भी जो है वो मेंटेनेंस की जा रही है, वो जल्द ये सूरत हाल। लेकिन ये तो सूरत हाल हम देखते हैं, सर्दियों में देखते हैं तो गैस का बहरान सामने आ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और गर्मियां जैसे ही आती हैं वो जो है ये तो बिजली गायब हो जाती है। ये तो जनरेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लेस्को का खास तौर पर अगर बात की जाए तो वो भी मुतासर है। यानी कि पूरी सर्दियां मेंटेनेंस के नाम पे बिजली बंद रखी गई। सुबह आपके इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो एक दिन जो है वो पूरा दिन बिजली बंद रहती है, सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक। ठीक है, सर्दियों में भी ये बिजली बंद रही है। उसका मकसद ये था कि मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा था
ठीक है, LT प्रपोजल्स जो है वो उन पर वो की जा रही थी, मगर सूरत हाल उसके बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर के 60 से 70% जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। अच्छा, जब एक ट्रांसफार्मर जलेगा तो वो कम बेश उसको ठीक करने में लेस्को पूरा 1 दिन या 1.5 दिन ले जाती है। ठीक है, यानी कि आज अगर सुबह ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो अगले दिन दोपहर शाम तक जो है ना वो ट्रांसफार्मर ठीक होकर दोबारा लगना है। ये सूरत हाल है। अब जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है, जैसे ही रमजान मुबारक शुरू हुआ एसी चलना शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोग, अभी तो बहुत से लोगों ने एसी नहीं चलाए, अभी मैनेजेबल है, गर्मी कोई मसला नहीं, इतना बर्दाश्त की जा सकती है। मगर जैसे ही रमजान मुबारक शुरू होगा तो एसी चलेंगे। जब एसी चलेंगे तो फिर बिजली का लोड भी ज्यादा हो जाएगा, और लोड जैसे ही बढ़ेगा जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उनके जलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त लेस्को की जानिब से LT प्रपोजल्स पास ही नहीं की गई। सामान जो है वो, यानी कि अगर 100 LT प्रपोजल्स अगर किसी जो है वो एक सर्कल की तरफ से आए हैं तो उसको 10 या 15 उसकी LT प्रपोजल्स पर जो है वो मंजूर की गई हैं, उस पर काम हुआ। ठीक है, और जो है वो 90 या 80 वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब ना तो ट्रांसफार्मर अपग्रेडेड किए गए, ना अपग्रेड किए गए, ना ही जो है वो मेन ट्रांसमिशन लाइनों पे काम किया गया, क्योंकि सामान नहीं था। जो हमारे ज़राए हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से भी यही बताया गया कि अगर आपको सामान ही नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करेंगे। मेंटेनेंस का काम सिर्फ आपने जो है वो दरख्तों की शाखें काटने तक महदूद रखा, और पुराने जो कंडक्टर्स थे वो दिए गए जंपर करने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स पर जो है वो मुख्तलिफ लाइनों पर काम जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए किया गया। कोई इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जैसे ही लोड बढ़ा तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने जवाब दे दिए। हाँ जी, ये तो समझ लें कि बस इनकी ये बचत हुई है कि ये तो ऊपर से एक जनरेशन का मसला बना। अगर जनरेशन का मसला ना भी बनता तो फिर भी जो है ना वो मतलब हमें खुमियाजा भुगतना पड़ना था। हाँ जी, तो ये है कि देखे, ये आप हिस्ट्री देखते जा रहे हैं, पीछे हिस्ट्री देखती जाए तो ये सूरत हाल ऐसी है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, कोई नई सूरत हाल नहीं है, जो है वो जिन बेकाबू हो जाता है, और हर दफा ये कहा जाता है कि इस दफा लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आपकी बात हुई, उनका क्या मौकिफ है कि कितने दिनों तक या कितने अरसे में ये चीजें, ये जो प्रॉब्लम है ये चल रही है, इसको हल कर लिया जाएगा? देखिए, ये ना मुल्की सतह पर इस वक्त इशू चल रहा है। अच्छा, ये जो जनरेशन का मसला है ना, ये मुल्की सतह पे है, तो लेस्को इस हवाले से कुछ कर ही नहीं सकता। यानी कि लेस्को तो यही कर सकता है कि बस लोड शेडिंग करके अपना वो उसका कहना मैं घर बचा ले और जो उसके पास जितनी उसके पास बिजली है वो उतनी किस तरह देगा वो उसने तय करना है। यानी कि अगर उसके पास 1100 मेगावाट शॉर्टफॉल है, बिजली की कमी है 1100 मेगावाट की, तो उसने उसको कैसे मैनेज करना है, इसको लोड मैनेजमेंट कहते हैं, उसको कैसे लोड को मैनेज करना है, वो लेस्को इस वक्त वो कर रहा है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि लेस्को शहरी इलाकों में अगर बात की जाए तो चूंकि कारोबारी मामला सारे शहरी इलाकों में होते हैं, तो वो वहाँ पर जो है वो बिजली बंदिश का दौरानिया जरा कम रखा जा रहा है और देही इलाकों में ज्यादा रखा जा रहा है। हालांकि आप देखें देही इलाकों में भी लोगों ने जो है वो उसका क्या नाम है फसलों को पानी देना, जानवरों को चारा कटाई करनी है, 100 मसले मसाइल हैं देही इलाकों में भी। मगर सूरत हाल जो है वो जो जराए कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में रमजान मुबारक के शुरू में कम अज कम मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। मतलब ये जो रमजान के जो 4-5 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है इस सूरत हाल को, ये और मजीद गंभीर होने जा रही है। तो इसका हल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको फहद काफी देर हो गई है फील्ड में काम करते हुए, इन लोगों से बातचीत भी करते हुए, गुफ्तगू करते हैं, जाके उनसे मौकिफ लेते हैं, तो इसका मुस्तकिल हल क्या आपको लगता है कि निकाला जा सकता है? देखिए, इसका मुस्तकिल हल तो डैम्स ही हैं। जैसे हाइडल बिजली की पैदावार ज्यादा होगी तो ये मसले मसाइल जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि महंगा फ्यूल है, महंगा कोयला है, महंगी RLNG है, सस्ती तरीन बिजली तो है हाइडल से बनती है। हाइडल जैसे ही डैम बनना शुरू हो जाएंगे, डैम बनेंगे तो बिजली की पैदावार ज्यादा होगी, ये मसले खत्म हो जाएंगे। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंपनियों का उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जो है वो समझ लें कि आप 2-3 साल इन पे काम ही नहीं किया गया। अब कम से कम 2 साल तो बिल्कुल जो है वो लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम ही नहीं किया गया। यानी कि बस ये इस दफा भी जो काम हुआ है इस पे उसका क्या नाम है, जो मेंटेनेंस वर्क हुआ है वो सिर्फ दरख्तों की कटाई तक महदूद रहा और चंद जंपर शंपर करवा के सारे मामला ठीक करवा दिए उन्होंने। कहीं ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं किए गए,
कहीं, क्योंकि अब देखिए ज्यादातर जो फीडर्स हैं वो भी ओवरलोडेड हैं। दो चीजें होती हैं, एक फीडर ओवरलोडेड होता है, एक ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होता है। ठीक है। अब फीडर जो है वो जो इस वक्त 140 से 150 फीडर्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। उनका जो लोड है वो 400 से 550 एम्पेयर तक पहुंचा हुआ है। 400 एम्पेयर से कम होना चाहिए तो किसी भी फीडर का एम्पेयर का लोड, तो वो फिर उस पर मामला ठीक बेहतर तरीके से चलते रहते हैं। जैसे ही लोड ज्यादा होगा फिडर ट्रिप करने शुरू हो जाएंगे, फीडर में मसले बनाएंगे। अच्छा, दूसरा ट्रांसफार्मर जो गुंजान आबाद इलाकों में लगे हैं जहां पर 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो चूंकि उस इलाके की जो है वो तलब ज्यादा है, उस इलाके में बिजली ज्यादा कंज्यूम की जाती है, इसलिए वहां पर लोड ज्यादा है, ठीक है, और वो वहां पर जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो हल्की कैपेसिटी का लगा वो जल जाएगा। अगर हर साल लेस्को का ये रूल है, कंपनियों का एक रूल है कि हर साल, चूंकि जैसे फर्ज करें मैं बताता हूँ कि गढ़ी शऊ का इलाका है, गढ़ी शऊ का एक इलाका है, वहां पर एक जो है वो कंज्यूमर 200 कंज्यूमर है, ठीक है, वहां पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब एक साल बाद उन 200 कंज्यूमर्स में इजाफा होगा, बेशक ऐसे एक तो इजाफा होगा, दूसरा उनका लोड बढ़ जाएगा। यानी कि अगर फर्ज करें पिछले साल मैंने एसी नहीं लगाया था, मैं इस दफा एसी लगा लिया, ठीक है, वो दूसरे बंदे ने एसी नहीं लगाया था, उसने भी इस दफा एसी लगा लिया। अब क्या होगा, वो उसका जो 200 kVA का ट्रांसफार्मर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है वो अपग्रेड होकर अगले साल उसको 200 kVA करना पड़ेगा, या साथ उसके एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ताकि मामला ठीक रहे। हाँ। अब जिस इलाके में 100 kVA के लोड की जरूरत के ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, अब वो बढ़कर 200 kVA हो गया है, मगर वो अपग्रेड नहीं हुए। अब उनका लोड जो है वो तो 200 kVA तक पहुंच गया, मतलब अपग्रेड भी नहीं करते हैं ये लोग। हाँ जी, 100 kVA तक 100 kVA से अब ज्यादा हो गया। हाँ। तो जाहिर सी बात है उसने ट्रांसफार्मर ने जलना ही है। एग्जैक्टली। ये होता ये है कि लेस्को की जानिब से एक तरफ तो फहद ट्रांसफार्मर जल रहे थे, दूसरा आपको पता है इससे पहले भी हमने जब शो किया था तो दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी भी हो रहे थे, और उनमें भी यही थी कि मिली भगत जो है वो महकमे के अंदर से ही हो रही होती। तो ये सारे मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं, और जो मसाइलिस्तान बन चुका है, मैं तो लाहौर शहर को कहूंगी जिसको बागों का शहर कहा जाता था, और हर तरफ अब सिर्फ हमें मसाइल ही नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जनाब यही बताया जा रहा है कि जो मामला है, ये जो सूरत हाल है, ये मजीद संगीन होने जा रही है लोड शेडिंग के हवाले से, तो हमें तैयार रहना चाहिए मेंटली। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और लोड शेडिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे जो गैर एलानिया इस वक्त जारी है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते जमाने के बदलते तकाजों के हवाले से। तो ये स्टार्टअप का जमाना है और दुनिया तेजी के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और तालीम से लेकर सेहत, नौकरी से लेकर कारोबार तक हर चीज वेब पर मुंतकिल हो रही है। और ये प्रोसेस इतना तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है कि अगर हम अभी से इस डिजिटल इनकलाब का हिस्सा नहीं बनते तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और रियल एस्टेट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही ना हमारे जहन में एक प्रॉपर्टी का ख्याल आ जाता है, शायद प्रॉपर्टी से मुताल्लिक इसमें कोई चीज़ होगी। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना शफाफियत का एलिमेंट काफ़ी हद तक हमें मिसिंग नज़र आता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लेन देन में फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, और एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल लोगों को फिरोख्त करने जैसे वाकयात भी हम सबके सामने आ रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपका तारुफ एक ऐसे ही स्टार्टअप से करवाने जा रहे हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ऐसा इनकलाब है जो मेरे ख्याल से कम नहीं है और इनकलाब लेकर आया है। डाउ प्रॉपटेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी एंड डाटा ड्राइवन स्टार्टअप है जो रियल एस्टेट जैसे कारोबार में भी मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाता है, और प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का ये जो हसीन इम्तिजाज है ना, ये पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक में भी तेजी के साथ अपना नाम बना रहा है। तो ये स्टार्टअप क्या है, किस तरह काम करता है, और आम और सादा फहम जो लोग हैं इससे किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसीब ताज, हैं डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाउ प्रॉपटेक के। हसीब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप?
थैंक यू मुनीबा, थैंक्स अलॉट। मैं ज़बरदस्त, ठीक ठाक। हसी, कुछ चीज़ें तो मैंने डाउ प्रॉपटेक के हवाले से बता दी हैं, कुछ एक्सप्लेन हमें करें अपने स्टार्टअप के हवाले से जो हमारे देखने वाले हैं कि ये स्टार्टअप है क्या, दूसरा इसका आइडिया कैसे आया कि आप लोगों ने इसको पाकिस्तान में लॉन्च करना। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। असल में ऐसा है कि हम 7-8 दोस्त हैं, अच्छा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। हम पहले एक स्कूल में साथ पढ़ते थे, एक यूके गया, वॉरिक का ग्रेजुएट है, एक सिंगापुर गया, वहाँ का ओरेकल का सेल्समैन है, मैं यूएई गया, वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, फिर वापस आया। तो हम जब वापस एक कार्नेगी मेलन से डेटा साइंसेस से ग्रेजुएट होकर वापस आया, तो हम सबको पाकिस्तान से बड़ा प्यार था, पेट्रियाटिक वैल्यूज थी ना। तो हमने आके तो सोचा कि यार कुछ हमारे रियल एस्टेट के मसाइल हैं, तो डाउ प्रॉपटेक वहाँ से स्टार्ट हुई। हमने कहा कि कुछ मसाइल हैं, अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन मसाइल का हल निकाला जाए, बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी ये काम शुरू किया जाए। तो फिर डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद लोगों से, बुजुर्गों से बातचीत करके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर डाउ प्रॉपटेक स्टार्ट हुआ और फिर हम बस वी नेवर लुक बैक। और कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए? इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, हमारे काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, भावलपुर में है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में है, नथेगली में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है हमारा। काफ़ी सारे ऐसे हमने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे आपको एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि वैल्यूएशन क्या है, चीज़ें कैसी हैं, डेटा के प्रोसेस के बाद, एक रिसर्च के बाद आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर मैं हसीब ये पूछूं आपसे कि डिफरेंशिएट करके बताएं, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में रियल स्टेट का एक लफ्ज आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई चीज़ है, अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है या सेल करनी है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये भी एलिमेंट उसमें आता है कि शायद फ्रॉड ना हो जाए। तो रियल एस्टेट जो ऑलरेडी हमारे इधर एग्जिस्ट कर रही है और आपका जो डाउ प्रॉपटेक है, इसमें क्या मुख्तलिफ है? क्या मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ एग्जैक्टली जो हम काम कर रहे हैं। एक जो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। एग्जैक्टली। तो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग समवन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समबडी कि जी आपको मैं जानता हूँ, आप पे मैं एतबार करता हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो एतबार इतना आपको करना नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी डीलर के पास, किसी पटवारी के पास आप जाते हैं, कहते हैं जी, वो कहता है जी तो टेंशन ना लो जी, ऐसा काम हो जैसी फलाना। उसके बरक्स आप इमेजिन करें कि एक ऐप है, आप किसी भी जगह पे, लाहौर में फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे उसके जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, अच्छा, और वो ऐप आपको बता देती है कि ये जगह किसकी प्रॉपर्टी है और कब उसने ली थी और इसका ट्रांसफर कब हुआ था, विद द नेम और एन आईडी। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे काम है जो कि करने ही नहीं पड़ते, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती ही नहीं है। जैसे पहले अगर आप बैंकिंग की भी सिस्टम को देख लें तो पहले लोग अब बैंक जाते थे, वो अपना पूरा रजिस्टर खोला जाता था, देखते थे आपके अकाउंट में, अब सब कुछ एट एन इंस्टेंट होता है। यही काम प्रॉपर्टी में भी किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। हमारा एक पोर्टल है डाउ प्रॉपटेक का, उस पोर्टल के ऊपर आप विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन यू कैन लुक एट द, आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को परख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। हमारी भी तक वी रियली प्राउड के 3 जर्नीज ऐसी हुई हैं कि आप एक बंदा जो कि हमारे किसी सेल्स एजेंट से, किसी बंदे से बिल्कुल नहीं मिला, उसने ट्रांजैक्शन भी किया है, उसने अपार्टमेंट भी ले लिया, उसने यूजेज भी शुरू कर दिया। द फर्स्ट टाइम दैट ही मेट अस वाज व्हेन ही केम टू द साइट। हमसे एक हमारे क्लाइंट लाहौर के भी हैं। अच्छा। तो वी रियली प्राउड ऑफ दिस कि हम ना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्कुल शफाफियत के साथ, हमारे पोर्टल के ऊपर ये लिखा होता है कि जमीन हमने कितने की ली, ये लिखा होता है कि कंस्ट्रक्शन कितने की, ये लिखा होता है कि हमने सेल्स को कमीशन कितना दिया, ये लिखा होता है कि हम फ्यूचर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ क्लैरिटी से, क्योंकि हमने तो छुपाना है नहीं। अगर आप किसी को डायरेक्टली बता दें कि जी इतना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो वी हैव रियलाइज्ड कि किसी को कोई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब आप गेम्स खेलते हैं, आप छुपाते हैं चीजें, और डेटा ड्रिवन, मैं अक्सर कहता हूं कि जी डेटा ड्रिवन डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको सिर्फ किसी के ट्रस्ट पे, या जो जिसको मोमेंटम हम बाइंग कहते हैं, जी ले लो खैर है, महंगी हो जाएगी, विदाउट एनी नॉलेज, ये एक बहुत एक रिस्की एक गैम्बल है। तो रियल एस्टेट पे गैम्बलिंग करना हमें पसंद नहीं है। गैम्बलिंग करने का मतलब ये है कि आप महंगा ले लें और महंगा बेचें, एक रिस्क होता है, कभी कभी रुक जाती है प्राइस। वो इफ यू नो एग्जैक्टली कि जी ये बिल्डिंग इसलिए बन रही है, फॉर एग्जांपल हम एक ब्रॉड पीक रियल्टी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। बिफोर द कंस्ट्रक्शन वी डिजाइन्ड इट फॉर अ शेयर्ड ऑफिस स्पेस। हम शेयर्ड ऑफिस स्पेस के पास गए, उसने कहा जी हमें जरूरत है, हमें 400 टेबल्स चाहिए, हमें ऐसे चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, हमारे MEP के कंसल्टेंट जो इसकी प्लम्बिंग जैसे डिजाइन हुई, जो एयर कंडीशनिंग डिजाइन हुई, वो उनके साथ बैठे, उन्होंने कहा जी हमें शेयर्ड ऑफिस स्पेस में ये चीज चाहिए, ये फिनिशिंग चाहिए। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग वाज सोल्ड, और बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस, हमारे साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जी हम इतना रेंट देंगे। अच्छा।
अब ये यूज केस को आइडेंटिफाई करके साइंटिफिक मेथड से प्रोसेस करके लोगों से इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बड़ा लॉजिकल सा होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ तुक्के पे या सिर्फ किसी आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कि काम कर रहा है तो आप आंखें बंद करके उससे ट्रस्ट करके हर चीज उसके हाथ कर देते हैं हम लोग। तो टेक्नोलॉजी आपको ट्रस्ट का अक्सर बाईपास कर देती है। अगर आप ये कोशिश करें कि सबको ईमानदार बना दें तो थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी, अब पिछले दिनों हमने इस गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा काम किया कि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद लैंड ट्रांसफर होती है। तो मैंने गांव में अपने लैंड ट्रांसफर की, मैंने बायोमेट्रिक किया, जो दूसरा बंदा था उसने बायोमेट्रिक, फिर एक तीसरा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था जिसने विटनेस पे बायोमेट्रिक किया। अब सोचें यहाँ पे बेईमानी कैसे होगी ना, वो मेरे से कैसे पैसे मांगेगा, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है इन दिनों, डिजिटल लेजर। अब एक लेजर है जिसके ऊपर एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम एवरीबडी नोज कि मेरे पास कितने पैसे आए। ठीक है। तो ये डाओ के जो 3 वर्ड्स हैं वो DAO, वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंट्रल पावर नहीं है, किसी एक एंटिटी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मैनिपुलेट करे। ठीक है। तो वो जो हमारा लेजर है वो सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई हैं विद एन आईडी वो बताता है। तो आप अगर हमारे पोर्टल के ऊपर जाएं तो आपको पता है कि जी ब्रॉड पीक रियल्टी में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये पोजेशन लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर है और इतने लोगों ने हमें इतने पैसे दिए हैं। तो हमारी पावर से जितनी भी चीजें हैं जो आप लोगों ने की हुई हैं वो आपके जो है पोर्टल पे जो हमने लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया वो भी, ओके, जो हमने जितनी गवर्नमेंट के साथ जो NOCs लिए हैं वो भी, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। हमारा प्रॉफिट बिल्ट इन जो हुआ है वो भी, ओके। इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। हो सकता है उसमें प्रॉफिट उस तरह का ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन इट मेक्स इट स्केलेबल। आप बजाय एक के आप 10 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। बिल्कुल। वो एक ऑनलाइन हम प्रोसेस है जो कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हम उसको लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा एक रिजॉर्ट है, क्यूब्ड उसका नाम है, नथिया गली में रिजॉर्ट है। अब नथिया गली जो GDA गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने हमें कहा जी कंक्रीट का कुछ नहीं हो सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकते। फॉर समबडी कोई और होता तो कहते यार ये तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। We thought about it, we did some research। हमने ये किया कि कंटेनर का रिजॉर्ट बनाया ऑफ साइट रावलपिंडी में, उसको इंसुलेट किया, बहुत खूबसूरत सा बना के उस कंटेनर को सिर्फ प्लेस कर दिया विदाउट कटिंग अ सिंगल ट्री, विदाउट कटिंग अ सिंगल ब्रांच। कोई एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे, GDA भी हैरान हुआ, लेकिन इट वाज वेरी सिंपल। मतलब आपने रिसर्च इतनी अच्छी की उस चीज के ऊपर कि आप लोगों का वो काम कर गया। फिर अब हमने साथ उसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किया। उसमें सेंसर्स हैं, आप जाते हैं अपने iPad के ऊपर, अपने फोन के ऊपर अपनी लाइटिंग कंट्रोल करते हैं, AC कंट्रोल करते हैं, हीटिंग कंट्रोल करते हैं, लॉक कंट्रोल करते हैं, आने जाने की जगह हर चीज कंट्रोल करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का ही यानी कि एक बेनिफिट है, एक फायदा है। ये टेक्नोलॉजी यानी कि इट्स वी आर लिविंग इन सच एन अमेजिंग टाइम। मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि पुराने जमाने में शायद किंग्स भी वो लाइफ नहीं जीते थे जो आज हम जी रहे हैं। एट अ फिंगरप्रिंट पे हमारे ना एक फिंगर टिप के ऊपर हमारी हर चीज आ जाती है। तो ये कितना जरूरी था हसीब, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आना कितना जरूरी था, खासतौर पर इस फील्ड में। हम तो समझते हैं जी कि इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी था और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समबडी हैड टू डू इट। काफी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इतने बड़े नहीं हैं। हमारे मुल्क में एक इशू ये है कि इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप बनाओ ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज वेरी इजी फॉर अस। एक जगह मैं अभी SCCP का मैं यहाँ पे आपको जिक्र करना चाहूंगा। SCCP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, ज्यादातर जब कोई स्टार्टअप से कोई चीज आती है तो रेगुलेशन का इशू होता है, कोई लीगल इशू होता है, रेगुलेशन का इशू होता है। SCCP इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग है। SCCP ने हमें बुला के, हमसे पूछ के, हमें बता के, हमें हमारी उन्होंने रहनुमाई की। देयर आर सम थिंग्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है। फॉर एग्जांपल मेरा घर, आपका DHA में अगर घर है, कोई भी अमाउंट है, 10 करोड़ का घर है, आपकी वो ना लिक्विडिटी जैम कर देता है। आप उससे अगर आपने अब नई सिविक आ रही है, आपने नई सिविक लेनी तो 10 करोड़ घर का किसी काम का नहीं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब एक और टेक्नोलॉजी को फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगर आप फ्रैक्शंस में घर को बेचें तो घर के सिर्फ उतने पार्ट को बेचें जिसमें आप सिविक ले सकते हैं। ओह वाओ। ये अब टेक्नोलॉजी ही इनेबल करता है इस चीज को ना। अब वो फ्रैक्शनलाइजेशन के रूल्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन SCCP ने हमारा बड़ा साथ दिया। उन्होंने हमें यानी कि मतलब हमें बड़ी रहनुमाई हमारी की। दे हेल्प्ड अस अ लॉट। आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। I'd like to invite पीपल जो स्टार्टअप्स में हैं काफी ज्यादा, जो सॉफ्टवेयर वाली साइड के ऊपर है, अगर वो रियल एस्टेट वाली साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट करें, थोड़ी सी नॉलेज अपनी ब्रॉड करें। हम बड़ी इंक्लूसिव सी इन्वायरमेंट में, हम डाओ प्रॉपटेक में वी आर मोर देन 100 पीपल वर्किंग टुगेदर इस्लामाबाद रावलपिंडी में। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है और इसकी जरूरत भी है पाकिस्तान को ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, मतलब खाना तो मिलता ही है सबको ना, लेकिन वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि यार आई हैव मेड समथिंग इजी फॉर समबडी ना, आई हैव मेड हिज लाइफ इजी।
वो जो बंदा जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हमें जब वो मिलता है तो वो नुमान भाई हैं, नुमान भाई इतने खुश होते हैं, कहते हैं यार आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान में ऐसी चीज हो रही है कि मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने जगह देख ली और वो सारा इतना इजी प्रोसेस कर दिया। वो जो यूजर जर्नी हाँ। हमें पूरी डिफाइन की हुई है। हमने ये तक डिफाइन किया यूजर जर्नी में कि जी वो बंदा जब पहली दफा हमारी साइट पे जाएगा तो क्या करेगा, बैंक तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, सब कुछ ना। तो यूजर जर्नी डिफाइन किया है। तो और हसीब, कोई चैलेंजेस भी आप लोग को आए जब आप लोगों ने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया? चैलेंजेस एज सच आई थिंक मतलब आई थिंक कोई अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो कोई खास नहीं आए। अच्छा, रेगुलेशन का आया, ठीक, क्योंकि रेगुलेशन ना इसके कुछ खिलाफ है और ना इसके साथ है। ठीक, उसमें हमने SCCP को अप्रोच किया, शुरू में अप्रोच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन SCCP से बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी हम रेगुलेटर के पास जाएंगे और रेगुलेटर कहेगा आओ जी मीटिंग करो, हम तुम्हें बताते हैं। अब वो रेगुलेशंस कंप्लीट अभी तक नहीं हुई, लेकिन मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। कोई खास चैलेंजेस नहीं आए। हमारे इवन पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, इतने इंकरेजिंग है। मेरी अपनी फैमिली ये सब जो है ना, वो हम सब इंक्लूसिव सी हमारी इन्वायरमेंट है, हम मशवरे लेते हैं। अच्छा। यूजर जर्नी के ऊपर मशवरे लेते हैं कि हमारी मोर देन 30% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर फीमेल। ओके, तो अब वो फीमेल की यूजर की जर्नी को डिफाइन करना कि क्या चीज चैलेंजेस हैं, कैसे होंगे वो ना, तो फॉर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो 30% बहुत बड़ा नंबर है। 100 में से 30 जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो फीमेल है। तो उनकी जर्नी और उनकी चैलेंजेस और वो सारे भी हमने डिफाइन किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह अच्छा रहेगा और पाकिस्तान का जो नाम है और पाकिस्तान की तरक्की में आप लोग भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। हसीब ताज हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है डाउ प्रॉपटेक के। हसीब, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और इतना अच्छा स्टार्टअप आप लोगों ने स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और आप लोगों से भी जनाब ये उम्मीद करती हूँ और आप सजेशन भी यही है कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी चीज़ खरीदनी है या सेल करनी है तो आप इनसे राबता कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्रॉड्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, ऐसे केसेस बहुत हमारे सामने आ रहे हैं कि एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। और जनाब अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।